नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 के आपके 5th चैप्टर के जो वीडियोस अपने देख रहे हैं उसके इस पार्ट में अपने देखेंगे कि लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण करके देखते हैं। देखिए, इसकी विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा, इसके प्रकार क्या थे इसके बारे में हमने पढ़ा। तो अभी क्या है, इसके बारे में जानते हैं कि वास्तव में क्या यह शासन प्रणाली उतनी उत्कृष्ट या अच्छी है जितनी हमें बताई जा रही है, या इसकी कमियां क्या होंगी, इसके गुण क्या होंगे। तो इस वीडियो में क्या है, अपने लोकतंत्र के आलोचनात्मक परीक्षण के दौरान इस लोकतंत्र के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात देखिए, विद्वानों ने क्या है इसके ऊपर कई बार आलोचनात्मक परीक्षण किया है, कई बार क्या है वाद विवाद से घिरा रहा है यह विषय, जिसमें क्या है बर्क नामक विद्वान ने कहा है कि यह एक लज्जाहीन शासन प्रणाली है, लज्जाहीन शासन प्रणाली है। बर्क के कथन के अनुसार यह लज्जाहीन शासन प्रणाली है। वहीं लोवेल ने इसको सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली बताया है, सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली बताया है। तो क्या है, यह विवादों से घिरा हुआ विषय है। कोई विद्वान इसको बहुत अच्छा शासन तंत्र मानता है और कोई विद्वान इसको क्या है बिल्कुल निकम्मा शासन तंत्र मानते हैं। तो आइए अपने क्या है इसके गुणों से शुरुआत करते हैं, उसके बाद इसके दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके गुण। इसका पहला गुण है सार्वजनिक हित में वृद्धि। देखिए, जैसा कि हम लोकतंत्र के परिभाषा से उसकी स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि लोकतंत्र क्या है, जनता का शासन है, जनता का शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, हिस्सेदार होता है। सार्वजनिक, सार्वजनिक का अर्थ क्या हो गया, सारी जनता, सारी जनता, यानी यह किसी एक व्यक्ति विशेष या एक वर्ग विशेष का शासन तंत्र नहीं है। यह क्या है, पूरी जनता के शासन हेतु चलाया जा रहा है एक शासन तंत्र है, जो क्या है सिर्फ किसी एक वर्ग या किसी व्यक्ति या किसी परिवार के हेतु ही हितों के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि सारी जनता के हित हेतु कार्य करने की जिम्मेदारी इस शासन तंत्र को दी जाती है। प्रतिनिधि चुने जाते हैं जो क्या है प्रत्येक समाज के प्रत्येक हिस्से, प्रत्येक वर्ग का क्या है भविष्य निर्धारण करते हैं और क्या है उनके हितों के लिए कार्य करते हैं। अब वो ऐसा करते क्यों हैं? अगर एक बार वो प्रतिनिधि बन चुके हैं तो वह खुद के हितों के बारे में ही क्यों नहीं सोचते, वो जनता के हितों के बारे में क्यों सोचते हैं? तो इसके पीछे कारण यह होगा कि भविष्य में क्या होगा, पुनः चुनाव होंगे, पुनः क्या है प्रतिनिधि चुने जाएंगे। अगर जनता के हित का कार्य नहीं किया जाएगा तो वह सरकार को या उस प्रतिनिधि को जनता दोबारा से नहीं चुनेगी, जिसके कारण क्या है अपना प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए, अपना नेतृत्व बनाए रखने के लिए जो भी दल होगा, राजनीतिक दल होगा या राजनीतिक जो नेता होंगे, वो स्वयं क्या करेंगे, जनता के हितों हेतु कार्य करेंगे। यह तो हो गया पहला गुण कि सारी जनता के हितों का कार्य करना क्या है लोकतंत्र के पहला गुण है। दूसरा, कार्य कुशल शासन। देखिए, जब क्या है जनता स्वयं क्या है हर एक कार्य में हिस्सेदार होगी, हर एक कार्य जो है वो जनता को मद्देनज़र रखते हुए किया जाएगा। इस शासन की जो नीतियाँ होंगी वो जनमत के अनुसार बनाई जाएंगी। कार्य कुशल कैसा होगा कि जनमत के आधार पर नीतियाँ बनाई जाएंगी और जनमत के आधार पर जनता के हित हेतु के है नीतियाँ बनाई जाती हैं और उस कार्य को क्या है कुशलता से पूरा करना पड़ता है प्रतिनिधियों को क्या है उस कार्य को कुशलता से करना पड़ता है, क्योंकि वह क्या है लोकतंत्र में शासन क्या है जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है
शासन, जनता का शासन होता है और जो शासक बनते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका अर्थ हो गया शासन ही क्या है, जनता के प्रति उत्तरदायी है। इसके कारण क्या है, कार्य कुशलता बनाए रखने की वो कोशिश करते हैं। यानी शासक वर्ग क्या करेगा, या प्रतिनिधि वर्ग, प्रतिनिधि मंडल कार्य कुशलता बनाए रखने का प्रयास करेंगे, कार्य कुशलता बनाए रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी दो विशेषताएं। नेक्स्ट जो विशेषताएं नहीं सॉरी गुण, तीसरा गुण है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। तीसरा गुण क्या है हमारा, सार्वजनिक शिक्षा का साधन। अभी देखिए कि लोकतंत्र क्या है, जनता को कुछ चीज़ें सिखाने वाला है। जनता में क्या है, आपसी समानता लाने की भावना देने वाला है। जनता के सभी के हितों के बारे की जो बात सोचने वाला कार्य है वो क्या है, लोकतंत्र का गुण है। यानी व्यक्ति क्या है, व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर समाज या राष्ट्र हित का सोचने लगता है, उसमें कर्तव्यवद्धता की भावना पैदा होती है। यानी व्यक्ति क्या है, सिर्फ अपने स्वार्थ को लेकर सोचता नहीं है, वह सारी समस्याएं जो है उसके सामने वह क्या है, व्यक्तिगत नहीं होकर उसके समाज के भी हैं, जिसके कारण वह क्या है, सिर्फ अपना न सोचकर समाज के बारे में भी सोचता है। वह निर्माण के साधनों, आम चुनावों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना मत भी प्रकट करता है। यानी जो जनता के लिए अच्छी चीज़ें होंगी उसके प्रति वो अच्छा व्यवहार व्यक्त करेगा, और जहाँ उसको गलत लगेगा वो उसके लिए बुरा व्यवहार करेगा। यानी इससे क्या होगा, व्यक्ति में क्या है, छोटे हित या एक परिवार या स्वयं के हित को छोड़कर वह बड़े हितों का सोचेगा, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि वह बड़े हितों की प्राप्ति के लिए, बड़े उद्देश्यों की पूर्ति के लिए छोटे हितों का त्याग करना सीख जाता है। यह क्या है, सार्वजनिक शिक्षा एक प्रकार से सिखाई जाती है लोकतंत्र के माध्यम से। गेटले ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला बताया है। इम्पोर्टेंट चीज़, गेटले के कथनानुसार लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र नागरिकता की शिक्षा देने वाला शासन तंत्र है, की शिक्षा देने वाला शासन तंत्र है, शासन तंत्र है। गेटले के अनुसार यह कथन कहा गया है। और हम हमारे सामने भी देख सकते हैं, हमारे देश में लोकतंत्र है तो सिर्फ अपने हित के बारे में न सोचकर, सभी के हितों के बारे में सोचकर अगर कार्य किया जाएगा तो वह समाज, वह देश उन्नति अवश्य करेगा। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है 4 नैतिक शिक्षा का साधन। यानी लोकतंत्र मात्र सामाजिक शिक्षा का साधन नहीं है, वह नैतिक शिक्षा का भी साधन है, नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है। लोवेल के अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता व पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। लोवेल, जिसके एक कथन को हमने पहले पढ़ा था कि सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र है लोकतंत्र, वह बताते हैं कि लोकतंत्र के माध्यम से क्या है, नैतिकता का भी विस्तार होता है, व्यक्ति में नैतिकता व पवित्रता की भावना मजबूत होती है। बायरस के अनुसार जब लोकतंत्र में व्यक्ति राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो उसके व्यक्तिगत का भी विश्वास क्या है, व्यक्तित्व का विकास होगा और कर्तव्य परायणता भी बढ़ेगी। तो क्या है,
बर्न के अनुसार बायरस के अनुसार यह कथन किया गया है। और वो क्या है, व्यक्तित्व का विकास करने के साथ साथ क्या है, कर्तव्य प्रिय भी होगा, यानी अपने कर्तव्यों की पूर्ति भी करेगा। इसके अलावा व्यवहार में हम नहीं देखते हैं कि लोकतंत्र में व्यक्ति परिवार की संकीर्ण सीमाओं से निकल कर क्या करता है, सार्वजनिक हित का विस्तृत व्यवहार करता है। इसके अलावा वह साथी नागरिकों के सहयोग, सहिष्णुता, उदारता व सहानुभूति का व्यवहार करने लगता है, यानी सहभागिता, सहिष्णुता, या समानता का व्यवहार करना शुरू करता है प्रत्येक व्यक्ति। किसके द्वारा, किस शिक्षा के द्वारा, लोकतंत्र के द्वारा। क्योंकि वह क्या है, अब समाज, राष्ट्र और अपने पूरे देश के बारे में सोचने का प्रयास कर रहा है, न कि सिर्फ व्यक्तिगत हितों के बारे में। जो इसके साथ साथ अपने को सीखने को मिलता है कि लोकतंत्र के माध्यम से नैतिक शिक्षा भी मानव को या समाज को प्रदान की जाती है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है देशभक्ति की शिक्षा। देखिए लोकतंत्र का जन्म ही क्या है, देशभक्ति के कारण हुआ है। यानी जब फ्रांस में क्रांति होती है, देश की उन्नति के बारे में सोचा जाता है, लोगों की स्वतंत्रता के बारे में सोचा जाता है, लोगों की समानता के बारे में सोचा जाता है, उनको अधिकार दिए जाएं, इस बात को सोचा जाता है। तो साधारण सी बात है, राष्ट्र प्रेम की भावना भी उस समय जन्म लेगी। उस समय राष्ट्र प्रेम की भावना का जन्म होगा। तो इस आधार पर कह सकते हैं अपने कि लोकतंत्र के कारण क्या है, देशभक्ति की शिक्षा भी मिलती है। शासक वर्ग की संपत्ति नहीं होती है, यानी लोग राष्ट्र के प्रति अपनी प्रेम की भावना क्यों रखेंगे, क्योंकि यह राष्ट्र जो होगा वो सिर्फ शासक की संपत्ति नहीं होगा, संपत्ति मात्र नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सारी जनता का देश या उनका मुक्तिदाता या उनको स्वतंत्र रहने वाला स्थान जो है वो होगा। तो अपनी स्वतंत्रता, अखंडता, प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए जनता जो है वो अपने देश से भी प्रेम करती है। इससे जनता में राष्ट्र प्रेम की भावना, अपनत्व की भावना का भी विकास होता है। लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। इस बात को क्या है, मील नामक विद्वान ने भी अपने कथनों में कहा है कि लोकतंत्र के द्वारा क्या है, राष्ट्र प्रेम की भावना या देशभक्ति की भावना का उद्भव होता है, बढ़ती है। उसके बाद होता है क्रांति से सुरक्षा। देखो क्रांति क्यों की जाती है, जब उस देश की जनता शासक वर्ग से क्या हो, दुखी हो, परेशान हो। लेकिन जब लोकतंत्र तो क्या है, जनता का ही शासन है। लोकतंत्र क्या है, जनता का शासन है। अब जब जनता स्वयं शासन कर रही है तो वो शासक वर्ग से दुखी किस प्रकार से होगी, जिसके कारण क्या है, क्रांति होने का कोई स्वभाव नहीं आता है लोगों में। लोग क्रांति करने के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि सत्ता जो होती है वो मात्र एक वर्ग के हाथ में नहीं होती। ये नहीं होता कि एक वर्ग अपने ही उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जनता का शोषण करे, बल्कि क्या होता है, लोकतंत्र में शासन जो होता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जिसके कारण क्या है, सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाता। और इसी के कारण क्या है, जनता का उद्धार भी होता है, उनके हितों हेतु कार्य किया जाता है, जिसके कारण क्या है, क्रांति जैसी जो देश के प्रति क्या है, एक संकटकालीन स्थिति के रूप में है, उस जैसी तस्वीर दिखाई नहीं पड़ती है। लोगों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है जान माल का, क्योंकि वो स्वयं क्या है, अपने लिए शासन कर रहे होते हैं। इसी के कारण क्या है, इसको एक आदर्श शासन तंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, समानता एवं स्वतंत्रता पर आधारित शासन। देखिए शुरुआत में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई या यूरोपीय
जो समाज थे वहाँ पर लोकतंत्र का उद्भव होता है, तो वो किस पर आधारित होकर उद्भव होता है? उसका स्वतंत्रता और समानता पर। यही दो क्या है इसके मुख्य तत्व थे जिसके कारण इस शासन तंत्र का या इस प्रकार की शासन प्रणाली का उद्भव हुआ। तो इसके कारण अपने कह सकते हैं कि समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन तंत्र शुरू होता है। किसके कारण या किसके द्वारा? लोकतंत्र के द्वारा। तो इसके बारे में जानते हैं कि दूसरी बात क्या होती है लोकतंत्र में? क्या है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म, रंग, उम्र, धन आदि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होता है। इनके आधार पर क्या नहीं होता है? भेदभाव नहीं होता है। सभी को समान अवसर, अधिकार, कार्य, कर्तव्य दिए जाते हैं। तो साधारण सी बात है, समानता की भावना क्या है? शुरू ही क्या है? लोकतंत्र के आधार से होती है। अगर अपने देखते हैं कि किसी अधिनायक तंत्र में या किसी कुलीन वर्ग के शासन में या राजा के शासन में, राजतंत्र में क्या होता है? सारे जो विशेष अधिकार होते हैं वो किसको दिए जाते हैं? कुलीन वर्ग को दिए जाते हैं, राजा के परिवार को दिए जाते हैं। या सारे जो महत्वपूर्ण अवसर हैं, पद है, वो सब किसको दिए जाते हैं? राजा के परिवार को या उससे संबंधित लोगों को। ठीक है। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है? जो योग्य होता है उसको जनता के द्वारा चुना जाता है, या फिर जो योग्य होगा उसको वह अवसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है? समानता की भावना पहले से मौजूद होती है। दूसरी बात करते हैं, अगर राजतंत्र होता है तो राजा की निरंकुशता शुरू हो सकती है। अधिनायक तंत्र में तानाशाह जो होता है उसकी निरंकुशता लगातार चलती ही रहती है। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है? सभी को समान अधिकार होता है, सभी को क्या है? स्वतंत्रता मिलती है। सभी के पास क्या है? मताधिकार या स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्र रूप से अपने धर्म को स्वीकार करने, उसके प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्र रूप से क्या है? व्यक्ति कहीं पर भी आ जा सकता है, रह सकता है, अपनी मर्जी का कोई कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार से सारी जो स्वतंत्रता वाली चीज़ें हैं वो कहाँ अपने को प्राप्त होती है? लोकतंत्र जैसी शासन व्यवस्था में हमको प्राप्त होती है। ठीक है। तो समानता और स्वतंत्रता जैसे जो दो विषय हैं वो हमें लोकतंत्र में क्या है? आदर्श रूप में प्राप्त होते हैं। अभी देखते हैं अपने जो 8वां पॉइंट है अपना, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। देखिए हमारे देश में भी क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था है। ठीक है। साथ में राष्ट्रपति शासन भी होता है। साथ में क्या है? यहाँ पर न्यायपालिका को क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। और यहाँ तक कि न्यायपालिका जो है वो सर्वोच्च मानी गई है, सर्वोपरि मानी गई है। उस पर किसी व्यक्ति या किसी अधिकारी या किसी प्रतिनिधि का अधिकार नहीं होता। वह क्या है? संसद के कार्यपालिका या व्यवस्थापिका के दबाव में कोई कार्य नहीं करती है। यानी यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो रही है? स्वतंत्र न्यायपालिका प्राप्त हो रही है। यानी न्याय जो मिलेगा वो स्वतंत्र रूप से होगा, किसी के दबाव के कारण प्राप्त नहीं होता है, किसी के प्रभाव के कारण ये नहीं होता कि किसी व्यक्ति को न्याय न मिले, या यह नहीं होगा कि किसी को किसी के आधार पर, उसके जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी प्रकार के भेदभाव के आधार पर उसको न्याय से वंचित रखा जाए। अब क्या है? न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। उस पर क्या है? कार्यपालिका या व्यवस्थापिका के अत्याचार से जनता को बचाती है। दबाव या जो अत्याचार अगर व्यवस्थापिका या
कार्यपालिका करती हैं। कार्यपालिका या व्यवस्थापिका किसी प्रकार का दबाव डालती है, जनता पर अत्याचार करती है, उनके अधिकारों में हनन करने का प्रयास करती है, उनके अधिकारों को कम करने का प्रयास करती है, उनकी स्वतंत्रता में बाधा बनती है, तो न्यायपालिका क्या कर सकती है, उनको भी क्या है शिकंजे में ला सकती है, उनको भी किसी प्रकार से क्या है दोषी ठहराया जा सकता है। तो अत्याचार से बचाने का साधन है स्वतंत्र न्यायपालिका। व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। ऐसी न्यायपालिका व्यक्ति को शासन की अनुचित नीतियों का विरोध करने का साहस देती है। यानी अगर शासन में क्या है नीतियां अनुचित रूप से व्यवहार में लाई जा रही है तो इसका विरोध करने की जो ताकत नागरिक को मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है, स्वतंत्र या निष्पक्ष न्यायपालिका के द्वारा मिलती है। क्योंकि नागरिक को मालूम होगा कि न्यायपालिका जो है वो निष्पक्ष है, उसका कोई पक्ष नहीं लिया जाएगा जो विरोधी है, ठीक है। तो जिसके कारण उसको न्याय जो है वो स्वतंत्र रूप से मिल सकेगा। अभी देखते हैं कि शासन में उसकी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन कराते हैं। इसके अलावा न्यायपालिका क्या करती है, संवैधानिक जो मर्यादाएं हैं उनका पालन करवाने का कार्य क्या है, न्यायपालिका करती है। यानी व्यवस्थापिका या कार्यपालिका अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार के चीज़ों को करने के लिए स्वतंत्र नहीं होती है। यह दोनों सदन जो होते हैं वो अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। उनको संविधान के अनुसार हर एक कार्य करना होता है और ये कार्य संविधान के अनुसार करवाने का कार्य कौन करता है, स्वतंत्र न्यायपालिका करती है। यानी न्यायपालिका के द्वारा क्या है संविधान की रक्षा की जाती है, उसकी मर्यादाओं का सम्मान किया जाता है और उनके अनुसार सभी को कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है न्यायपालिका के द्वारा। जिससे क्या होता है, कार्य कुशलता बढ़ती है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है और संविधान के अनुसार कार्य चलता रहता है। नेक्स्ट अपने चलते हैं कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि। देखिए जहाँ क्या है राजा का शासनकाल होता है या किसी अधिनायक तंत्र का शासन होता है तो उस समय क्या है जो कलाकार होते हैं, जो सांस्कृतिक रूप से विद्वान लोग होते हैं, साहित्य के ज्ञानी जो लोग होते हैं, उनको क्या है उनके विकास के अवसर उनको नहीं प्राप्त होते हैं, विकास के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं उनको, या उनके द्वारा की गई रचनाएं, उनके द्वारा किया गया कला का कार्य, विज्ञान क्षेत्र में उनके द्वारा की गई अनुसंधान खोज जो है वो एक प्रकार से व्यर्थ होती जाती है। क्योंकि उसमें क्या है शासक जो है वो अपनी मर्जी अनुसार कला या संस्कृति को अपने अकॉर्डिंग क्या है चलवाता है। जैसे मान लीजिए किसी राजा के शासनकाल के बारे में अपनी चर्चा करते हैं तो जैसे मुस्लिम शासक थे, उन्होंने अपने समय में क्या है हिंदू जो कला है संस्कृति है उसको बढ़ने नहीं दिया, या जो मुस्लिम शासक के बाद या पहले क्या है हिंदू शासक थे वो अपने शासनकाल में किसी अन्य धर्म के को बढ़ने का कम अवसर देते थे। या मान लीजिए जो शासक है वो जिस पंथ को मानता है, जिस विचारधारा को मानता है, वो उसी को क्या है बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। तो यह क्या एक समझाने के लिए उदाहरण है। तो जिसके कारण क्या है वो जो कला है या साहित्य की प्रवृत्ति है वह क्या है एक अनुसार दब जाती है। दूसरा, साहित्य क्या है सिर्फ किसी की तारीफ़ करना नहीं होता, विरोध करना भी होता है, उन पर कटाक्ष करना भी होता है, व्यंग्य करना भी होता है। तो ये इस प्रकार के जो साहित्य के गुण हैं वो शासन राजा के शासन काल में क्या है पूर्ण रूप से फल फूल नहीं पाते हैं। लेकिन लोकतंत्र में क्या है सभी को स्वतंत्रता होती है कि वो चाहे शासन के विरुद्ध कार्य कर सकते हैं, कार्य का अनुसार शासन के विरुद्ध जो शासन गलत कार्य कर रहा है उसको क्या है दर्शा सकते हैं, अपना विरोध व्यक्त कर सकते हैं, उस पर व्यंग्य कर सकते हैं, कटाक्ष कर सकते हैं। या इसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र में भी क्या है लोकतंत्र के समय सभी को क्या है उन्नति करने का अवसर मिलता है, उन्नति का अवसर मिलता है। सरकारें जो है वो स्वयं इस प्रकार के अनुसंधान को प्रोत्साहन देती है,
जबकि राजा के शासनकाल में इस प्रकार का व्यवहार होना ना के बराबर है या बहुत ही मुश्किल से इस प्रकार के व्यवहार प्राप्त होते हैं। दूसरा, लोकतंत्र में क्या है, कला, संस्कृति व विज्ञान पर किसी प्रकार का अनुचित नियंत्रण नहीं होता। वो जिस प्रकार की कला को बढ़ाना चाहते हैं उस प्रकार की कला को वह अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा लोकतंत्र में तुलना अधिनायकवाद में इन सभी क्षेत्रों पर क्या है, नियंत्रण होता है। अधिनायक तंत्रों में कला, साहित्य व संस्कृति क्षेत्र में पर्याप्त विकास नहीं होता। नेक्स्ट अपना पॉइंट होता है संविधानवाद में आस्था या संविधान में आस्था। देखिए लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र इस प्रकार की शासन प्रणाली है जो संविधान के अनुसार चलती है, एक कानून व्यवस्था के अनुसार वह कार्य करती है। यानी इसमें यह नहीं होता कि किसी एक परिवार का शासन है, उसमें क्या है, एक समिति के द्वारा संचालित कार्य होते हैं। वो भी किसके आधार पर करते हैं, संविधान के आधार पर वो सारे कार्य किए जाते हैं। तो लोकतंत्र में संविधानवाद में आस्था रखी जाती है। स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर विधि के शासन में विश्वास किया जाता है। यानी शासन जो होता है वो स्वेच्छाचारी नहीं होता, अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी जो है शासक नहीं कर सकता। उसको किसके आधार पर कार्य करना पड़ेगा, विधि अनुसार कार्य करना पड़ेगा। विधि के अनुसार कार्य करना पड़ेगा या विधि के अनुसार क्या है, शासन का संचालन करना पड़ेगा। तो देखते हैं अपने इसका सरल अर्थ अपने कह सकते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकारा जाता है इसमें। दूसरा, निरंकुश शासन की जगह समिति शासन में विश्वास रखा जाता है और शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है। यानी 3 गुण हो गए। पहला तो समिति शासन होता है। दूसरा, शक्ति का विकेंद्रीकरण। और तीसरा गुण हो गया, निरंकुश शासन नहीं होता है। निरंकुश शासन नहीं होता है। तो इस प्रकार से क्या है, लोकतंत्र एक आइडियल या आदर्श है संविधानवाद के अनुसार शासन प्रणाली का। नेक्स्ट है अपना शक्तिशाली शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था क्या होगी, शक्तिशाली होगी, क्योंकि जनता के द्वारा चुना जाता है शासक वर्ग को, और जनता क्या है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भाग होता है किसी राज्य का। तो जो जनता की समर्थन है, जनता की शक्ति जो है, राष्ट्र प्रेम जो है, वो जनता के साथ होता है। लोकतंत्र व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम पैदा करता है। जन सहमति पर आधारित शासन तंत्र होता है। जब भी राष्ट्र पर क्या होता है, संकट आता है, तो संपूर्ण जनता क्या करती है, उस संकट का विरोध करती है। ये नहीं होता कि सिर्फ उस संकट को से निपटने का कार्य किसका होगा, राजा का होगा या शासक का होगा, बल्कि लोकतंत्र में क्या होगा, वो सारा का सारा जो जितना भी बड़ा संकट है, किसी भी प्रकार की आपदा है या कोई आतंकी हमला है, तो सभी चीज़ों से, या आर्थिक रूप से कोई क्या है महामंदी आई है, तो उस सभी चीज़ों से सुलझने का कार्य जो है वो जनता स्वयं सरकार के साथ या अपने प्रतिनिधि के साथ मिलकर इस कार्य को पूरा करती हैं। यह नहीं होता कि सारा का सारा जो कार्यभार है वो राजा का ही होता है, और राजा अपनी मन मर्जी से किसी भी प्रकार से दबाव बनाकर जनता से कुछ भी गलत कार्य करवा सकता है। क्या है, जिसके कारण क्या है, शक्तिशाली शासन हमें प्रदर्शित होता है। अपना कह सकते हैं कि जो सारी जनता है वो ही शासन के रूप में होती है। तो पूरा देश एक साथ जुट होकर किसी भी समस्या के साथ लड़ता है, तो वह शासन अपने आप ही क्या बन जाता है, शक्तिशाली शासन व्यवस्था बन जाती है। नेक्स्ट है विश्व शांति का समर्थक। देखिए राजतंत्र में या अधिनायक तंत्र में क्या है, इस प्रकार की विचारधारा नहीं होती है। हमेशा से क्या है, राजतंत्र या अधिनायक तंत्र या कुलीन वर्ग का जो शासन रहा है वो हमेशा से क्या रहा है, विश्व में अशांति फैलाने वाला रहा है। उनमें साम्राज्यवाद की नीति होती है, वो अपने साम्राज्य के विस्तार करने के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन
जो लोकतंत्र की शासन व्यवस्था है वो सभी के शांति के बारे में सोचती है, और शांति ही वो परिस्थिति है जब लोकतंत्र भी क्या है फल फूल सकता है। लोकतंत्र सैनिकवाद की जगह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास रखता है, जबकि कठोर विदेश नीति या विस्तारवाद की नीति किस में होती है, तानाशाही या राजतंत्र में होती है।